गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत दिन से आप सब लोग बोल रहे थे सर आप हमेशा नीट की बात करते हो, इसकी बात करते हो, उसकी बात करते हो। आपने जो प्रॉमिस किया था सैपियंस बुक के बारे में बताने का और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ने का, उस प्रॉमिस का क्या हुआ? तो बुक है मेरे पास बेटा, मुझे याद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मॉर्निंग मोटिवेशन में बहुत ही रिलेवेंट टाइप के मुद्दे होते हैं, उनको उठाना ज़रूरी होता है। कारण ये है कि धीमे धीमे यदि आप देखोगे तो समय गुजरने के साथ साथ अभी जो है वो जो आवाज़ है नीट के बारे में, जो कुछ भी हुआ है ना, वो दब रही है। क्या है, यदि इस मुद्दे को धीमे धीमे समय के साथ भुला दिया गया, दबा दिया गया, तो ये चीज़ें फिर दोबारा से होंगी। फिर आपको समझ में आएगा कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, देखो, कोई यदि कुछ गलत होता है और उसका विरोध नहीं करते हैं ना जब हम, तो हम भी जो है वो अपराध के भागीदार बन जाते हैं, है ना। मतलब जितना गुनाहगार अपराधी होता है ना, उतना ही गुनाहगार वो लोग होते हैं जो अपराध को समझते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि अगली बारी फिर उनकी भी हो सकती है। ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी जो है ना, अपने स्वार्थ को छोड़कर सही के लिए, सही वजह के लिए विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और तो कभी कभी जो है, तो इसलिए बीच बीच में कुछ रिलेवेंट मुद्दे आते हैं तो हमारा बुक वाला काम जो है पीछे छूट जाता है, जिसको हम बुक रीडिंग बोल रहे हैं ना। हालांकि सैपियंस बुक को जब हम रीड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके व्यूज़ काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। तो व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है बहुत वो, लेकिन ये है कि जो प्रॉमिस किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको करना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है। फिर कुछ बच्चे ने मुझसे डिमांड की सर कि जो आप वॉरियर बैच शुरू करने वाले हैं, फोकस बैच का जो ऑफलाइन वर्जन भी साथ शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो इसके लिए बेटा एक लाइव सेशन, स्ट्रीमिंग सेशन जो है वो प्लान कर लिया जाएगा, जिसमें पूरे बैच के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। और दिक्कत यही है अभी कि अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि 8 जुलाई का जब तक डिसीजन नहीं होता है ना, तब तक कोई भी चीज़ को अनाउंस करना, बहुत कुछ करना थोड़ा सा मतलब जो है वो डाइसी है। वो चीज़ें बदलती हैं उसके अकॉर्डिंग कि क्या होना है, रीनीट होना है, नहीं होना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो हालांकि सेशन हम उसके पहले ले लेंगे ताकि बच्चों को पता चले कि क्या होने वाला है उसमें। कुछ बच्चों ने ऐसी कमेंट्स किए कि ग्लेडिएटर बैच में जो है वो डाउट की फैसिलिटी नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है। आप स्वयं आके सेंटर पे देखिए, वहाँ पर जो है ऋषभ सर, शिवम सर और प्रीति मैडम वो बच्चों के बीच ही होते हैं। जब बच्चों का जो है वो डीएमटी होता है, डेली मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद वो वहीं रहते हैं प्रेजेंट, वो बच्चे उनसे आके डाउट पूछते हैं। ये बात अलग है कि हम लोगों ने अलग अलग डाउट के टेबल्स नहीं लगा रखे हैं, फैकल्टी हर बच्चे तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इतने बच्चे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, आपको अपने डाउट पूछने हैं तो। ठीक है। तो थोड़ी व्यवस्था को भी चेंज किया हमने, बच्चों ने इतना नेगेटिव फैलाना शुरू किया तो हम लोगों ने फिर टेबल भी लगवा दी, भाई आप लोग अपने टेबल पर बैठिए। जब डीएमटी चल रहा है उस दौरान भी किसी को डाउट है, मतलब उस डीएमटी से जुड़ा हुआ नहीं पहले का, तो वो आके आपसे पूछ सकता है। फिर डाउट की स्पेशल क्लासेस लगती हैं, मतलब कि मान लो आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को सिलेक्ट करके उनको डाउट क्लास में बुलाया जाता है, अलग से 1 घंटे उनकी क्लास चलती है। ठीक है ना। तो कोई आपको अच्छी बातें कोई नहीं बताएगा कि अच्छा क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं वाटरमेलन से, है ना, सब्जी वाला, इधर इधर वाला, उधर वाला, बहुत जगह पढ़े हैं, तो उनको लगता है कि सेम टू सेम सिस्टम कमांड सेंटर में कॉपी होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग जो है वो, हमारा अपना सिस्टम है, हमारा कमांड सेंटर है, जिसका अपना एक डेकोरम है, उसका अपना सिस्टम, उसको हम फॉलो करें। एक एक बच्चे को समझा दिया गया था एडमिशन के पहले कि यहाँ पर एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे आपको कोई नहीं पूछेगा। मतलब आर्मी के समान ट्रेनिंग है, कमांड सेंटर है, कोचिंग क्लास नहीं है। और यदि आपको वहाँ पर डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं आप, तो प्लीज़ एक बार नहीं 10 बार जाइए, 10 बुराई या कीजिए जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है। यदि आप अपने लक्ष्य से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है। आपको आपको सारे कमांड्स मानने पड़ेंगे, आपके कहने पर टीचर जो है वो अपने नियमों को नहीं बदलेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले डीएमटी का एक फिक्स टाइम था कि आपको देना कंपलसरी है, बच्चों ने कि सब सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलता, तो बोला गया कि भाई जो बच्चे वो डीएमटी देना चाहते हैं वो रुक के यहाँ डीएमटी सॉल्व करें, ओएमआर शीट को भरें, बाकी लेकर भी घर जा सकते हैं। धीमे धीमे बच्चे सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं वो। और मुझे मालूम जितना, और सबके नाम नोट है मेरे पास, जो जो कंफर्ट जोन में जा रहे हैं ना, वो सब एग्ज़ाम के समय में वो दरकिनार निकल जाएंगे वो। ठीक है। मुझे लगता है ऐसा कि जो अपनी ज़िंदगी में नियमों को, डिसिप्लिन को नहीं पाल सकता है, वो बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। चलिए, ये तो अपने मन की बात है, सुबह सुबह कह दी हमने, कहाँ से मक्खी आ गई यार ये। ठीक है। चलो,
तो अभी तक हमने जो है सैपियंस में क्या देखा था, अभी तक हमने सैपियंस में देखा था कि एक ऐसा एनिमल जिसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं था, उसमें कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, उससे जो है बच्चों के साइज़ पर क्या फ़र्क पड़ा, इमेच्योर बेबीज पैदा होने लगे और वो बच्चों में न्यूरल सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप नहीं था, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखना शुरू किया क्योंकि वो हमारे सामने अपना न्यूरल सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं। जब उन्हें पाल रहे होते, ध्यान रख रहे होते, तो बहुत कुछ नया वो सीख रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे जो है एक साधारण सा इंसान जो है वो फूड चेन के टॉप पर जाकर बैठ गया, जो कि बीच में कहीं प्रेजेंट था, गोंड था जो, ठीक है। तो हमने बहुत सारी बातें पिछले एपिसोड्स में की हैं, और जो आज मॉर्निंग मोटिवेशन पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वाले सेपियंस के जो एपिसोड है उनको भी एक बार जाकर ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं वही एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंट चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। टाइटल इसका उसी में जो है वो एक सब टाइटल है, रेस ऑफ कुक्स। ए सिग्निफिकेंट स्टेप ऑन द वे टू द टॉप वॉज द डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर। कहते हैं कि हम फूड चेन के टॉप पर पहुँचे, वहाँ पर एक बड़ा योगदान जो है वो आग के इस्तेमाल का भी है। सम ह्यूमन स्पीसीज में हैव मेड ओकेजनल यूज ऑफ फायर एज अर्ली एज 8 लाख ईयर्स अगो। कहते हैं कि कुछ ह्यूमन स्पीसीज ने जो है तक आग का इस्तेमाल जो है अनायासी शुरू किया था तकरीबन 8 लाख वर्ष पहले। By about 3 lakh years ago, Homo erectus, Neanderthals and forefathers of Homo sapiens were using fire on daily basis। कहते हैं कि तकरीबन 3 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस, नियंडरथल और होमो सेपियंस के जो पूर्वज थे, उन्होंने रोज के आधार पर रोज उन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ह्यूमन नाउ हैड डिपेंडेबल सोर्स ऑफ लाइट एंड वार्मथ एंड डेडली वेपन अगेंस्ट प्रॉलिंग लाइन्स। वो कहते हैं कि आग का यूज़ करना सीखने के बाद इंसान के पास एक अच्छा स्रोत हाथ लग गया उसके, जिससे वो उजियारा कर सकता था, वो जिससे कि वो ठंड के मौसम में अपने आप को ठिठुरने से बचा सकता था, वो गर्मी ले सकता था उससे वो। और इसके अलावा जो टाइगर रात के समय उसका शिकार कर लिया करते थे कई बार, उनके खिलाफ एक उसको हथियार मिल गया उसको, ठीक है। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड ह्यूमन में इवन हैव स्टार्टेड डिलिबरेटली टू टॉर्च देयर नेबरहुड के। हालांकि इंसान ने बाद में जो है अपने अड़ोस और पड़ोस को जलाना भी शुरू कर दिया उसने। एक केयरफुली मैनेज्ड फायर कुड टर्न इम्पॉसिबल वेरन थिकन्स इनटू प्राइम ग्रासलैंड टीमिंग विद गेम। वो कहते हैं कि इसी आग का इस्तेमाल करके उसने बड़े बड़े घास के मैदानों को जलाया उसने, ठीक है ना, और उसने अपने लिए एक जगह बनाई कि तो वो दूर तक देख पाता था, क्लियर विजन क्लियर उसका होता चला गया, ठीक है। क्योंकि उसे शिकारियों से खतरा था, तो उसने क्या कि जंगलों को जलाना भी शुरू कर दिया उसने। जहाँ ग्रासलैंड थे, बड़े बड़े ग्रासलैंड में था अफ्रीका में वो, तो ग्रासलैंड को जला दिया करता था वो, ताकि उसको दूर से वो चीज़ों को वो देख पाए। In addition, once the fire died down, Stone Age entrepreneurs could walk through the smoking remains and harvest charcoal animal nuts and retrievers के। कहते हैं कि आग के कुछ फायदे थे, क्योंकि सुरक्षा था उससे, उसको गर्मी मिल रहा था, शिकारियों से बच रहा था। लेकिन जंगल में वो कई बार ऐसी आग लगा दिया करता था ग्रासलैंड के अंदर, और परिणाम ये होता था कि जब आग ठंडी हुआ करती थी ना, तो वहाँ पे वो घूम घूम कर जो है वो जले हुए एनिमल्स को ले लेगा वो, ठीक है ना, वहाँ पे नट्स जो मिलेंगे उनको ले लेगा वो, और वो बड़े खाने में स्वादिष्ट हुआ करते थे वो। बट द बेस्ट थिंग फायर डिड वॉज कुक। सबसे अच्छी चीज़ आग की ये थी कि उससे हम चीज़ों को पका सकते थे हम। फूड दैट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इन द नेचुरल फॉर्म सच एज व्हीट, राइस एंड पोटैटोज बिकम स्टेपल ऑफ अवर डाइट थैंक्स टू कुकिंग। वो कहते हैं ऐसे सभी भोजन के स्रोत जिनको हम नेचुरल फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, कि हम कच्चा गेहूँ नहीं खा सकते हैं, कच्चा चावल नहीं खा सकते हैं, हम आलू को सीधा नहीं खा सकते हैं कच्चा, उसको पकाकर हम जो खा रहे हैं ना, तो वो हमारी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और ये सब आग से ही पॉसिबल हुआ है। फायर नॉट ओनली चेंज फूड्स केमिस्ट्री, इट चेंज इट्स बायोलॉजी एज वेल। वो कहते हैं कि आग से केवल खाने की केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी बायोलॉजी भी चेंज हो जाती है। कुकिंग किल जर्म्स एंड पैरासाइट दैट इन्फेस्टेड फूड। जैसे कि जब आप कुकिंग करते हो तो उससे फूड को संक्रमित करने वाले जर्म्स और पैरासाइट मर जाते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो हैड a far easier time chewing and digesting old favorites such as fruit, nuts, insect and carrion if they were cooked। वो कहता है कि इंसान को जो है वो अब भोजन को चबाना पचाना बहुत आसान हो गया उसके लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ फायर, ठीक है। जैसे कि whereas chimpanzees spend 5 hours a day chewing raw food, a single hour suffices for people eating cooked food। वो कहते हैं चिंपैंजी को अपना भोजन को चबाने में तकरीबन पूरा 5 घंटे का समय लगता है, जबकि जो है वो 1 घंटा हमें भोजन लेने के लिए काफ़ी होता है। सब आग के कारण पॉसिबल हो पाया, सब आग के कारण ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं इसमें द एडवेंट of cooking enabled humans to eat more kind of food, to devote less time to eating, and to make do with smaller teeth and shorter intestine. वो कहता है कि इसका आँख का फ़ायदा ये हो कि इंसान को और तरह का भोजन खाने के लिए मिला वो, ठीक है। उसके दांत, बहुत बड़े दांतों की उसे आवश्यकता नहीं रह गई थी, इसलिए दांतों का साइज़ भी छोटा हो गया, इंटेस्टाइन का साइज़ भी छोटा हो गया, क्योंकि भोजन जो है वो पकाने के बाद पचाने में आसान होता है, तो उतनी लंबी इंटेस्टाइन की हमें आवश्यकता नहीं रह गई थी। Some scholars believe that a direct link between the advent of cooking, the shortening of human intestinal tract, and the growth of human brain. कुछ जो है वो वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ जो है वो ज्ञानी जो कुछ ज्ञाता कहते हैं कि कुकिंग का एक सीधा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा ह्यूमन इंटेस्टाइन का साइज़ छोटा हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप जो है हमारे ब्रेन का साइज़ बढ़ा। सिंस लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड लार्ज ब्रेन आर बोथ मैसिव एनर्जी कंज्यूमर, वो कहते हैं कि बड़ी इंटेस्टाइन का होना और बड़े ब्रेन का होना दोनों बहुत एनर्जी कंजम्पशन वाली चीज़ें थी। इट्स हार्ड टू हैव बोथ, इसलिए दोनों का एक साथ होना मुश्किल था। बाय शॉर्टनिंग द इंटेस्टाइन एंड डिक्रीजिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन, कुकिंग इनएडवर्टली ओपन द वे टू द जंबो ब्रेन ऑफ निएंडरथल्स एंड सेपियंस। वो कहते हैं कि चूंकि हमने खाना पकाकर खाना सीख लिया था, इसलिए हमारी आंतों का साइज छोटा हो गया, तो वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम हो गया और इसलिए उसका सीधा फायदा मिला ब्रेन के डेवलपमेंट में, जो निएंडरथल में और सेपियंस में हमको देखने मिला। Fire also opened the first insignificant gulf between man and the other animal. आग के कारण जो है वो इंसान में और बाकी दूसरे जंतुओं में काफ़ी अंतर हो गया। The power of almost all animal depends on their bodies. सभी बाकी के जानवरों का जो ताकत है वो उनकी बॉडी साइज पर डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मसल, कितनी उनकी मांसपेशियां मजबूत हैं। द साइज ऑफ देयर टीथ, कितने बड़े उनके दांत हैं। द ब्रेड्थ ऑफ देयर विंग, कितने बड़े उनके पंख हैं, उस पर उनका पावर डिपेंड करता है। Though they may harness winds and currents, they are unable to control these natural forces and are able constrained by their physical design. वो कहते हैं कि वो भले ही जो है वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अधिक हो, लेकिन वो नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा जो है वो उनके फिजिकल डिज़ाइन पर वो डिपेंड करता है कि वो कितना नेचुरल फोर्सेस के सामने कितना वो टिक पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल रखा इसने, ईगल्स फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बाज, आइडेंटिफाई थर्मल कॉलम्स राइजिंग अबव फ्रॉम द ग्राउंड। वो जमीन से उठने वाले थर्मल कॉलम, उनको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्प्रेड देयर ग्रेट विंग्स एंड अलाउ द हॉट एयर टू लिफ्ट देम अपवर्ड। वो अपने पंख को फैलाकर गर्म हवा के सहारे ऊपर तक उड़ सकते हैं। येट ईगल कैन नॉट कंट्रोल द लोकेशन ऑफ द कॉलम। हालांकि ये बाज कहाँ पर ये थर्मल कॉलम मिलेंगे उन्हें उस लोकेशन को कंट्रोल ये नहीं कर सकते हैं। देयर मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी इज स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर विंग स्पान। उनकी अधिकतम क्षमता जो है उनके पंखों के फैलाव पर डिपेंड करती है। व्हेन ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड फायर, जब इंसान ने आग को पालतू बनाया, आग पर कंट्रोल किया, दे गेन कंट्रोल ऑन द ओबीडिएंट एंड पोटेंशियल लिमिटेड फोर्स। तो बेसिकली उन्होंने एक ऐसे ताकतवर हथियार को अपने अनुयायी बना दिया, उसको उन्होंने जिस पर पूरा कंट्रोल उन्होंने स्थापित कर लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? आग की बात कर रहे हैं। अनलाइक ईगल्स, ह्यूमन कुड चूज व्हेन एंड वेयर टू इग्नाइट ए फ्लेम एंड दे वेर एबल टू एक्सप्लॉइट फायर फॉर एनी नंबर ऑफ टास्क। मतलब इंसान ने एक नेचुरल फोर्स को अपने पॉकेट में अपने साथ रख लिया उसने। वो कहीं पर भी आग लगाने की क्षमता उसके पास थी, कब आग लगाना है, कितना आग लगाना है, वो सब उसने कंट्रोल में कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द पावर ऑफ फायर वॉज नॉट लिमिटेड बाय द फॉर्म, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे मजे की बात ये कि आग की ताकत को इंसान ने जो है अपने शरीर की ताकत से बहुत ऊपर लेके गया। मतलब छोटा सा शरीर होकर, कमजोर प्राणी होकर भी उसने आग जैसे पावरफुल रिसोर्स को अपने साथ अपने कंट्रोल में कर लिया। ए सिंगल वुमेन विथ ए फ्लिंट ऑफ फायर स्टिक कुड बर्न डाउन द इंटायर फॉरेस्ट इन अ मैटर ऑफ आवर। वो कहते हैं एक महिला एक जलती हुई आग को लेकर वो पूरे जंगल में आग लगा सकती थी कुछ घंटों के अंदर। द डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर वॉज ए साइन ऑफ थिंग्स टू कम। मतलब आग का पालतू बनाना, आग को कंट्रोल करना आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ी चीज़ थी कि आगे क्या और होने वाला है। तो बड़ी मज़ेदार बात लिखी इसमें उन्होंने कि कैसे इंसान ने आग पर कंट्रोल किया और आग का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे जो है भोजन को पकाने का संबंध हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट से है ना। मज़ेदार बात। तो चलिए, तो सैपियंस में आज इतना ही।
आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सीरीज चलती रहेगी, ये बीच बीच में कुछ कुछ जो जो घटनाएं घटती जाएंगी वो भी मॉर्निंग मोटिवेशन में आती चली जाएंगी। मुझे मालूम है इसे बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत ही सिंसियर, क्योंकि ये बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, और कई लोग की समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप इसको इस एपिसोड 1 से देखेंगे ना, आपको इंसानों के बारे में कि हम हैं कौन, कहाँ से हम आए, हम सैपियंस हैं कौन, वो मालूम चलेगा आपको। है मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बुक है। आगे आगे चलकर इसमें और भी इंटरेस्टिंग किस्से इसमें आएंगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।